हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के इस प्लेटफॉर्म पर जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को देखने के लिए हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जा सकते हैं। आप चाहे तो इन्हीं वीडियो को देखने के लिए हमारी मैग्नेट ब्रेन्स ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको आसानी से आपके मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। दोस्तों, दोनों ही जगह पर आपको सारे के सारे वीडियो कंटेंट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। आपको अगर नोट्स बनाने संबंधी कोई समस्या आ रही है, आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आपकी समस्या का समाधान भी मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आया है। और हमारा यह समाधान है बुक्स और ई बुक्स, यानी अब आपको आपके कोर्स से संबंधित किताबें भी मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, हमारी टीम आप तक कॉन्टैक्ट कर लेगी और जल्द ही किताबें आपके पास होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया सब्जेक्ट। दोस्तों, यूपी बोर्ड के अंतर्गत एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान क्लास 8 में इतिहास कंप्लीट हो गया है, भूगोल कंप्लीट हो गया है और हमारा अंतिम विषय बचा हुआ है जिसका नाम है नागरिक शास्त्र। मैं जानता हूं इतिहास और नागरिक शास्त्र की किताब आप जो फॉलो करते हैं वो एक ही है, सिंगल किताब में दोनों सब्जेक्ट दिए हुए हैं, लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नागरिक शास्त्र कक्षा 8वीं का और उसका पहला ही चैप्टर शुरू कर रहे हैं और पहला चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारा लोकतंत्र। तो आज शुरुआत करते हैं हमारे लोकतंत्र से और इसका आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है लोकतंत्र क्या है। जिस लोकतंत्र की लोग बात करते हैं, भारत के बारे में बार बार बोला जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। आखिर ये लोकतंत्र है क्या? आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र के मायने क्या है, किसे आखिर लोकतंत्र कहा जाता है, या फिर लोकतंत्र नहीं तो फिर क्या क्या इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है? अगर लोकतंत्र नहीं तो फिर क्या हो सकता है, और हो सकता है तो वो क्या है? उन दोनों चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज दिस डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। अच्छा, लोकतंत्र को पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं एक वर्ड लिख देता हूं, उसको बोलते हैं राजतंत्र। ये जैसे उसका उल्टा है, राजतंत्र। राजतंत्र मतलब होता है राजा का बेटा राजा, राजा का राजा बेटा ही बनेगा, तो बेटा बनेगा राजा। ये सिस्टम को हम बोलते हैं राजतंत्र। इसको थोड़ा संधि विच्छेद करने की कोशिश करें तो शायद आसानी से समझ में आ जाएगा। राजतंत्र का मतलब होता है राजा के द्वारा बनाया गया तंत्र। देखो, दोनों शब्द मिल रहे हैं। राजतंत्र का मतलब होता है ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जो राजा के द्वारा बनाया गया हो, मतलब सारी लोग राजा के द्वारा ही बनाया गया हो, सारा सिस्टम वही बना। लोग से नहीं पूछा कि राजा कौन बनेगा। क्या राजा महाराजाओं के टाइम पे लोगों से पूछा जाता है कि आपका राजा बताओ कौन बनेगा? लोगों की कोई सहमति नहीं, सहमति की आवश्यकता नहीं होती। न लोगों से कोई पूछा जाता कि बताइए अगला राजा कौन, वही राजा बनेगा जिसके पिता राजा थे। तो जो शाही खानदान से होता था वही राजा बनता था। पूरा सिस्टम, मंत्री कौन होगा, कौन क्या संभालेगा, कितना टैक्स क्या है, सब राजा बनाता था। तो कोई किसी का रोल नहीं। अब देखो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। जैसे हमने राजतंत्र को संधि विच्छेद किया, इसको विच्छेद कर लो। लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र। हमारे देश में तंत्र मतलब सिस्टम। हमारे देश में सिस्टम किसको बोलते हैं? हम लोग सरकार को बोलते हैं। सरकार कौन बनाता है? क्या सरकार ऑलरेडी बनी हुई थी क्या? क्या किसी के पिताजी प्रधानमंत्री थे तो उसका बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा क्या? आप बोलोगे सर ऐसा किसी बात कर रहे हैं। आजकल तो हमारे देश में क्या, आज़ादी के बाद से ही देश में सिस्टम चल रहा है। जब देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, कहा गया था कि लोग जिसे चुनेंगे तंत्र उसी का होगा। यानी लोकतंत्र में लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र ही लोकतंत्र कहलाएगा। इसका मतलब जिसको राजा बनाना है वो खुद लोग चुनेंगे। हमारा राजा कौन, प्रधानमंत्री कौन चुनते हैं? हम खुद चुनते हैं। तो लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र क्या कहलाएगा? लोकतंत्र। ये तो आसान भाषा में हो गया। शब्दों में भी इसका समझने का प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, जिस देश में लोगों का शासन हो। अच्छा, एक बात तो बहुत सही है, 5 साल का कार्यकाल मिला है। मान लो वर्तमान प्रधानमंत्री की बात कर ले, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर ले, योगी आदित्यनाथ साहब की बात कर लूँ, या फिर नरेंद्र मोदी साहब की बात कर लो। इनको एक बार जनता ने चुना तो इनके पास केवल 5 साल मिले हैं।
अगर ये कितना ही अच्छा काम करे, इनकी मर्जी जितना अच्छा काम करे, कितने ही सभ्य, कितने ही महात्मा व्यक्ति क्यों ना हो, क्या हम इन्हें 5 साल से ज्यादा राज करने देंगे? नहीं देंगे। 5 साल के बाद इनको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं बोल सकता नहीं कि आपने बहुत अच्छा काम किया इसलिए अब आपका कार्यकाल 10 साल कर दिया गया। ऐसा होता है क्या? लोकतंत्र इसी का तो नाम है। आप कितना ही अच्छा काम कर लो, जिताना तो आपको जनता का ही है। इसका मतलब शासन किसका है? जनता का है। मतलब लोकतंत्र से तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश के लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारिता होती है। देखिए, संसद में कानून बनते हैं, ये सबने सुना होगा। हमारे देश के कानून संसद में बनते हैं, लेकिन उन कानून को बनाने वाले लोग कौन है? सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, सब क्या कहलाएंगे? सांसद कहलाएंगे। लेकिन कभी सोचा ये सांसद वहां पहुंचे कैसे? इनको पहुंचाया किसने? इनको पहुंचाने वाली जनता है। तो जनता ने जिस पर विश्वास जताया वो लोकसभा में हमारा प्रतिनिधि है, और वही प्रतिनिधि जब हमारी तरफ से किसी चीज को सपोर्ट करता है तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से हमारी भागीदारिता रहती है। तो भारत का जो लोकतंत्र है वो प्रत्यक्ष नहीं है, भारत का लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। इसका मतलब साफ है कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं कानून न बनाए, लेकिन जनता अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्ति का चुनाव करे जो कि कानून बनाने में भागीदारिता हो। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी होता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जीएसटी का नाम सुना होगा। मैं थोड़ा सा इसको जीएसटी पे ले जा रहा हूँ। जैसे कि आपने जीएसटी का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग जीएसटी को नहीं लाना चाह रहे होंगे, जनता को इससे शुरुआत में परेशानी भी रही होगी। अब सरकार ने जीएसटी को लोकसभा में भी पास कर दिया और राज्यसभा में भी पास कर दिया, ठीक है। क्या हमसे पूछा कि जीएसटी ला रहे हैं? हमसे नहीं पूछा, जबकि लोकतंत्र का मतलब तो जनता का ही शासन होता ना। लेकिन फिर भी जब जीएसटी को इन लोगों ने देश में लागू किया तब हमसे नहीं पूछा, तो किससे पूछा होगा? हमारे प्रतिनिधियों से पूछा ना। लोकसभा में, राज्यसभा में हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। लोकसभा, राज्यसभा में हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे प्रतिनिधियों ने हमारी तरफ से हाँ किया, तब जाकर के जीएसटी लागू हुआ। अगर ये जीएसटी लागू हमारे देश में ना हो करके अगर स्विट्जरलैंड में होता, अगर ये जीएसटी स्विट्जरलैंड में लाया होता, तो स्विट्जरलैंड हमारे देश के जैसा लोकतंत्र नहीं है, वो भी लोकतंत्र है, लेकिन हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो वहां पर अगर जीएसटी पास करना होता तो वो संसद से काम नहीं चलेगा, उसको जनता को भी वोट करना पड़ेगा। अगर जीएसटी के पक्ष में 50% से ज्यादा जनता ने वोट की है तो जीएसटी लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब हर कानून को लागू करने के लिए भी अगर आप जनता से पूछ रहे हो तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगर किसी कानून को लागू करने के लिए आप जनता से नहीं, जनता के प्रतिनिधि से पूछ रहे हो जिसको उनने चुना है, तो फिर उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब आपको थोड़ी सी चीज तो क्लियर हो गई होगी कि भारत में कैसा लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो है क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होते हैं, सरकार उसी की बनेगी जिसके पास बहुमत होगा, जिसके पास सपोर्ट होगा जनता का। और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि स्विट्जरलैंड का जो एग्जाम्पल दे रहा हूं वहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो एक सवाल तो जहन में चल रहा होगा कि भाई भारत में प्रत्यक्ष क्यों नहीं है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष क्यों है, यहाँ अप्रत्यक्ष क्यों रख दिया? तो भारत में हर एक कानून के लिए अगर जनता से वोटिंग करवाएंगे तो भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 130 करोड़ की जनसंख्या है, और 130 करोड़ की जनसंख्या से हर कानून के लिए वोटिंग करवाएंगे तो कितना खर्चा होगा। पर फिर स्विट्जरलैंड ने ऐसा क्यों किया? तो स्विट्जरलैंड की टोटल जनसंख्या 20 लाख है और 20 लाख लोगों से वोट कराना बहुत ही आसान होता है। तो अगर 20 लाख जनसंख्या में वोटिंग कराओगे तो तुरंत वोटिंग हो जाएगी। हमारे यहाँ महीनों महीनों लग जाएंगे। तो ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से यहाँ पर तो इन्होंने कम जनसंख्या थी इसलिए प्रत्यक्ष, और हमारा ज़्यादा है इस वजह से हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है। दोस्तों थोड़ी सी मैं सिलेबस आपके इन चीज़ों से जोड़ के बाहर को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बाहर की चीज़ों को भी आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हमारे देश में लोकतंत्र तो है लेकिन अप्रत्यक्ष है। इस लोकतंत्र में कोई भी लोग भागीदार हो सकता है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? समान भागीदारिता हो,
चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किन्नर हो, चाहे किसी समुदाय से हो। तो इसमें महिला, पुरुष, दलित, अल्पसंख्यक सहित समाज के अन्य सभी वर्गों की समान भागीदारिता होगी। इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है और वो देश का नागरिक है लेकिन उसे वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे वो किन्नर समुदाय ही क्यों ना हो, चाहे वो दलित समुदाय ही क्यों ना हो, चाहे निचले से निचले तबके के व्यक्ति क्यों ना हो, वोट देने का अधिकार सबके पास में है। और दोस्तों, वोट देने के अधिकार की सबसे बड़ी खासियत पता आपको क्या है? इस देश में जिसके पास खाने को कुछ भी ना हो उसके पास भी चुनाव में एक वोट डालने का अधिकार है। और जो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी अडानी साहब भी हो, गौतम अडानी भी हो ना, तो उनको भी उस चुनाव में एक ही वोट डालने का अधिकार है। तो ये समानता का अधिकार इसी को तो बोलते हैं। तो हमारे देश में वोट की पावर कितनी है, और एक वोटर की पावर, सब वोटर इक्वल है। इसलिए आपके पास कितने ही पैसे क्यों ना हो, आप 2 वोट नहीं डाल सकते एक चुनाव में। तो कितनी एक कमाल की बात है। और ये केवल कहाँ पॉसिबल हो सकता है? ये लोकतंत्र में हो सकता है, जहां लोगों का शासन हो और लोग सब समान हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपने मत का प्रयोग करके प्रतिनिधि को चुनते हैं। लोगों के पास हमारे संविधान में एक अधिकार दिया गया है। मैं अगर संविधान की बात करूं ना, तो भारत के संविधान में अधिकार दिया है लोगों के पास। आर्टिकल 326 अगर आप पढ़ेगो, 326 आर्टिकल 326 में भारत के सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार है, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी उन सभी लोगों को मिलती हैं, वोट डालने का अधिकार उन सभी लोगों को मिलता है जो भारत के नागरिक हैं और 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हैं। बस शर्त यह है कि आपको भारत की निर्वाचन नामावली में अपना नाम दर्ज कराना पड़ेगा और फिर आपका एक वोटर आईडी कार्ड बनेगा, तब आप वोट डाल सकते हैं भारत के किसी भी चुनाव में, लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायत में, नगर पालिका में, जहां जहां प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं आपको वोट देने से कोई नहीं रोक सकता। तो संविधान में यह अधिकार आपको दिया गया है 18 साल से उम्र के ऊपर को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ था तब 18 साल नहीं रखा गया था। शुरुआत में चुनाव में वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 साल रखी गई थी, लेकिन बाद में 61 यानी 61वां संविधान संशोधन भारत में लाया गया 1988 में, और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 साल की उम्र को घटा करके अब 18 कर दिया गया। तो जिसकी उम्र 18 हो जाएगी वो वोटर लिस्ट में नाम उसका आ जाएगा, वो वयस्क माना जाएगा और वही वयस्क व्यक्ति जो है वोट डालेगा। ये सिस्टम इसमें बनाया गया है। तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं और किसका चुनाव करते हैं? अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब यही है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां लोग स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हो। हमारे एरिया के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। आपके प्रतिनिधि कौन? अगर आप गाँव में हैं, सरपंच आपका प्रतिनिधि है। गांव से भी आप एमएलए को वोट डाल सकते हो तो वो विधायक आपका प्रतिनिधि है। गांव में रहकर ही आप सांसद को वोट डाल सकते हो, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो आपका प्रतिनिधि है। यानी जिन जिन को आपने वोट डाला वो सब आपके प्रतिनिधि हैं, आपके हक की बात उठाएंगे। चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि केवल सरकार ही कानून बनाती है। सरकार बिना दूसरे प्रतिनिधि के इस कानून नहीं बना सकती। केवल मोदी साहब अकेले या अपने मंत्रियों के साथ मिलकर कानून नहीं बना सकते, उनको दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का साथ चाहिए। तो सभी प्रतिनिधि मिलकर के कानून बनाते हैं। अब कानून बनाते हैं तो आप सोच रहे कि अपोजिशन वाले थोड़ी बनाते हैं, लेकिन अपोजिशन वाले खराब कानून बनाने से रोकते हैं, अच्छा कानून बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कानून बनाने में जितनी भूमिका पक्ष की होती है उतनी भूमिका विपक्ष की होती है। सरकार पर कंट्रोल करने का काम अपोजिशन पार्टियां करती हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये कानून भी अधिकांश चुने हुए लोगों की सहमति से बनते हैं। मतलब कोई कानून ऐसे ही नहीं बन जाता। मान लो लोकसभा में कितने ही लोग हैं, 543 लोग हैं, लेकिन कानून बनाने के लिए उनका बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत से बिल पास करना पड़ेगा या कभी कभी विशेष बहुमत भी चाहिए। तो बहुमत से ही पास होता, सबकी सहमति चाहिए, मतलब मैक्सिमम लोगों की सहमति चाहिए। सहमति हो गई तो कानून आसानी से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। लोकतंत्र में व्यक्तिगत निर्णय नहीं अपितु सामूहिक निर्णय महत्व रखता है। अकेले एक मोदी साहब या अकेले अमित शाह साहब या अकेले कोई भी मंत्री की अगर मैं बात कर लूं तो भारत में कोई भी व्यक्ति अकेले कानून थोड़ी बना सकता है।
कानून बनाने के लिए उनको लोकसभा में उस कानून को पट पे रखवाना पड़ेगा। उस कानून के जितने भी पॉइंट होंगे उस पर बहस होती है, फिर वोटिंग होती है। तो कानून की जो निर्माण प्रक्रिया है वो व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, वो सामूहिक प्रक्रिया है। लेकिन हम लोग दोष केवल एक व्यक्ति को दे देते हैं, तो ऐसा नहीं देना चाहिए। वो सभी लोगों की सहमति से बना है। और अब्राहम लिंकन ने बड़ी कमाल की बात की है लोकतंत्र के बारे में कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र को बड़ा आसान शब्दों में उन्होंने समझाया कि लोकतंत्र में हर चीज लोगों से जुड़ी है। ऐसा शासन जो लोगों का है, ऐसा शासन जो लोगों के लिए हो, ऐसा शासन जो लोगों के द्वारा ही किया जाए। दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हो? अगर मैं बोलूं कि लोगों का शासन है, चुनते कौन है? हम। लोगों के लिए शासन है, जो सरकार काम करती है वो हमारे लिए करती है। लोगों के द्वारा शासन यानी जो सरकार में लोग गए, जो लोग गए हैं प्रतिनिधि, वो भी तो आम आदमी ही थे। आम आदमी को हमने फर्श से अर्श पे उठा के रख दिया, वो प्रतिनिधि हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। सब लोग से जुड़ा हुआ इस अब्राहम लिंकन की जो बात है बहुत सही सटीक बैठती है लोकतंत्र के लिए। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। पुराने समय में जब राजा राज्य करते थे तो वो अपने कुछ खास लोगों की मदद से कानून बनाते थे। भले कोई विपक्ष करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। राजा के सामने भला कोई बोल सकता था क्या? राजा महाराजा अकबर का दरबार लगा हुआ है, अकबर बोल रहा है कि इस साल हम लोग ये कानून में इजाफा करेंगे, तो किसी में हिम्मत नहीं होगी जो भी राजा के साथ खड़े हुए हैं सामने कि वो विरोध कर दे कि हम नहीं देंगे कानून, या गलत है ये। लेकिन लोकतंत्र की खासियत देखिए, सुंदरता देखिए लोकतंत्र की, कि जब भी कोई राजा, हमारा राजा मतलब प्रधानमंत्री, कोई बिल लेके आ रहे हैं तो उधर से अपोजिशन वाले खड़े होकर के क्वेश्चन करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, सरकार के ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो ये लोकतंत्र आपको अनुमति देता है बोलने की, राजतंत्र नहीं देता है। अगर आप राजा के सामने बोले तो शायद अगली बार बोलने के लिए आप नहीं होंगे, आपकी पार्टी तो होगी लेकिन आप नहीं होंगे। तो राजा के समय में ऐसे ही होता था। राजा के बाद उसका बेटा उस राज्य का राजा बनकर ऐसे ही करता था। तो समस्या क्या थी फिर? जब राजा का बेटा राजा मिल तो रहा था, लेकिन ऐसा बोलते ना कि जरूरी नहीं कि राजा जितना दिमागदार था राजा का बेटा उतनी दिमागदार होगा। अगर वाकई में राजा का शासन इतना ही अच्छा होता, अगर राजा का शासन बहुत तरीके से चलता, तो आज भी हम लोग मौर्य साम्राज्य में जी रहे होते। क्यों अशोक के बाद ऐसे राजा आए जिनने राज संभाल ही नहीं पाए? क्यों मुगल में भी औरंगजेब के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो शासन संभाल सका? क्यों सल्तनत काल खत्म हो गई? क्यों गुप्त काल खत्म हो गए? क्यों हिंदू राजा चले गए, मुस्लिम आ गए, मुस्लिम चले गए, अंग्रेज आ गए? तो राजा का जो शासन है वो लंबे समय तक नहीं रह सकता। इसी वजह से लोकतंत्र जो है वो लंबे समय तक रह सकता है और उसमें राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। तो राजा का बेटा राजा राजतंत्र में बनता है। कानून बनाने या लागू करने में लोगों की कोई भागीदारिता नहीं रहती थी राजा के टाइम पे, पर लोगों को उस कानून का पालन करना पड़ता था। अगर जबरदस्ती कोई सरकार अभी कानून ले आए तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाके बोल सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती दोस्तों देश में जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। वैसे भी भारत के अनुच्छेद नंबर 13 में लिखा हुआ है कि राज्य या केंद्र ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत होगा। यदि मौलिक अधिकारों से असंगत पाया गया तो भारतीय न्यायपालिका उसे शून्य घोषित कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो ये बड़े कमाल की चीज संविधान में लिखी है। हमारे देश में सबसे ऊपर कोई राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं होता है। हमारे देश में सबसे ऊपर अगर कोई होता है तो वो होता है संविधान। और संविधान बोलता है कि इस देश में सबसे पावरफुल जो है वो लोग हैं, यानी लोगों का शासन चलता है। अतः हमारे नेताओं ने यह तय किया कि देश का शासन देश के लोगों के हाथ में रहेगा, किसी राजा के हाथ में नहीं रहेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ वाकया क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में राजाओं का शासन था। अंग्रेज जब जा रहे थे तो विचार हो रहा था कि क्या अंग्रेज चले गए तो हम क्या करेंगे, मतलब कैसे देश संभालेंगे। कुछ ने सजेशन दिया कि यार अंग्रेज से अच्छे तो वो राजा महाराजा थे, इतने प्रताड़ित तो नहीं कर रहे थे, और शाही खानदान के लोग हैं, अलग ही इनके ठाट बाट है, अलग ही स्टेटस है, यही लोग संभाल सकते हैं। बात कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग लोग थे उनने बोला कि नहीं, राजा महाराजा को नहीं देंगे। दुनिया में एक और नई चीज आजकल चल रही है, लोकतंत्र।
लोगों के हाथ में शासन होना चाहिए। स्वराज अगर मिलेगा तो लोगों को ही देंगे और लोग ही शासन करेंगे। इस देश की कमान किसको संभालना है वो लोग खुद तय करेंगे, क्योंकि पहले देख लिया हमने, राजा को देख लिया, अंग्रेजों के हाथ में देख लिया, सब शोषण ही करते हैं, प्रताड़ित ही करते हैं। देश के विकास के बारे में कोई नहीं सोच सकता। तो देश के विकास के बारे में सोचने का जिम्मा लोगों को ही क्यों ना दे दे। तो हमारे देश के नेताओं ने तय किया कि देश का शासन देश के लोगों के हाथों में होगा, तभी हमें लोकतंत्र स्थापित करने की प्रेरणा मिली। तो हमने यही लोकतंत्र क्यों स्थापित किया, क्योंकि लोगों को सब सहायता देना पड़ी और अब हम लोकतंत्र में सब स्वच्छंद जीते हैं, हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं इस देश में। मुझे लगता है कि आप भी रहते हैं, सब लोग रह ही रहे हैं, आपको लोकतंत्र से किसी को कोई परेशानी नहीं। आज़ादी के बाद लोकतंत्र के लिए देश का संविधान लिखा गया, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र को खत्म ना कर दे, उस चीज को बनाए रखने के लिए एक किताब लिखी गई जिसे कहा गया संविधान। विधियों का विधान संविधान है और संविधान में एक एक बात के लिए अलग अलग आर्टिकल्स लिखे गए। 395 अनुच्छेदों वाले इस भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहते हैं और संविधान ही है जिसकी वजह से सरकारों में के पास में सीमाएं हैं। संविधान ही है जो सरकारों को शक्तियां भी देती हैं। संविधान ही है जो हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान ही है जो हमें एक खराब सरकार लाने से रोकता है और अगर सरकार आने के बाद तानाशाह हो गई तो उससे भी हमें संविधान ही बचाता है। तो दोस्तों संविधान ही सर्वोपरि है। संविधान में केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की सरकारों को बनाने और चलाने के लिए कानून बनाए हैं। अगर संविधान में केंद्र और राज्य में ना होकर केवल एक केंद्र की सरकार होती तो केंद्र में बना सकते, राज्य बना ही नहीं सकते, मतलब संविधान के बाहर आप जा ही नहीं सकते। ये कानून देश के सभी लोगों को समान रूप से मानने पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है और यही चीज सब हमें संविधान सिखाता है। हमारे पास आईपीसी भी है, इंडियन पिनल कोड, तो ये भी हमारे साथ चलता है। अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसको उसके हिसाब से सजा मिलती है। सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका को है, कानून बनाने का अधिकार केवल विधायिका को है और कानून लागू करने का अधिकार केवल कार्यपालिका का है। शक्तियों का इतना अच्छे ढंग से इन लोगों ने संविधान के द्वारा शक्तियों का इतने अच्छे ढंग से पृथककरण बांटा बंटवारा किया गया है जिसमें कोई भी जो है कहीं ना कहीं टकराव की गुंजाइश नहीं रहती है। और तीनों के तीनों पिलर जिसे लोकतंत्र के आधार स्तंभ कहते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, अपने आराम से अपने अपने काम को बिल्कुल तरीके से करते हैं। लोकतंत्र की कुछ विशेष बातें हैं जो लोकतंत्र के आधार हैं, जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र की जो सबसे विशेष बात क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। यानी एक तरफ तो आपने क्या बोल दिया कि लोग ही तय करेंगे कि सरकार किसकी होगी, लेकिन अगर लोग जिसको वोट दे रहे हैं गिनने वाले वो सही गिने या हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो सही तरीके से वोटिंग कराए तो ही सही सरकार बनेगी। तो हमारे देश में लोकतंत्र की सबसे खास विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ऐसे चुनाव जिसमें कोई भी धांधलियां नहीं कर सकता। निष्पक्ष चुनाव क्या होता है इसको हम अगले लेक्चर में जरूर समझेंगे। बहुत सारी चीजें हमको पढ़ना है इसमें, तो आपको समझ में आ गया होगा। देश के हर तबके का लोग, हर व्यक्ति इस चुनाव में पार्टिसिपेट करता है। भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन और गणराज्य का मतलब या गणतंत्र का मतलब होता है जहां पर राजा का बेटा राजा ना बने, जहां पर योग्य व्यक्ति देश की सत्ता संभाले, मतलब किसी भी तरीके से वंशानुगत पद नहीं दिया जाएगा। सरकार लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है। जो सरकार होती है ना, सरकार किसको बोलते हैं हम लोग, कई बार ये वर्ड आता है सामने, सरकार, सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। आखिर ये सरकार है कौन, इस शब्द का मतलब क्या है? सरकार का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर प्लस सभी मंत्री। सभी मंत्री को हम मंत्री परिषद बोलते हैं। जितने भी मंत्री लोग होते हैं इन सबको मिला के सरकार बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मंत्री परिषद। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद मिल करके बनाते हैं सरकार। तो सरकार क्या, ये है सरकार। और इसी सरकार यही सरकार जो है पूरी तरह से जो है देश का सरकार के जो लोग हैं वो सभी देश को संचालित करते हैं और जिनका निर्वाचन चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है और चुनाव निष्पक्ष हो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। इस कार्य के संचालन के लिए भारतीय संविधान ने निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की है। अगर आपको पढ़ना है तो आप अनुच्छेद पढ़ सकते हैं, अनुच्छेद 324
जो बात करता है निर्वाचन आयोग की। तो निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ना है, पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के बारे में पूरा दिया हुआ है। निर्वाचन आयोग के काम क्या है, क्या करवाता है, कैसे करवाता है। लेकिन जो भी हो, निर्वाचन आयोग की एक खासियत है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। वही व्यक्ति जीतेगा जिसको लोगों ने जिताया है, इसकी गारंटी चुनाव आयोग देता है। और संविधान ने इस आयोग को जिम्मेदारी दी है ये काम करने। ये सरकार के दबाव में काम नहीं करता, कभी भी स्वतंत्र एक निकाय है। निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करता है कि देश में होने वाले चुनाव स्वतंत्र हो और निष्पक्ष रहें। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्या हो अगर मान लो किसी सरकार ने चुनाव आयोग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया। अब चाहे जनता किसी को वोट दे, चुनाव आयोग जिसको जीता है उसकी मर्जी उसको जिता दे। तो अगर चुनाव आयोग पर भी अंकुश लगा दिया तो फिर लोकतंत्र का मतलब नहीं है। लोकतंत्र अगर जीवित है तो इन दो शब्दों पे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पे, लोगों को चुनने का अधिकार दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली वोट करवा लो, फिर जो भी रिजल्ट आएगा हम घोषित कर देंगे। सबके सामने रिजल्ट आएगा और रिजल्ट की घोषणा होती है, गिनती होती है। तो बाकायदा क्या होता है कि निष्पक्ष होना चाहिए। और इसी निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए, ताकि लोगों को लोग साथ धांधली ना हो जाए, उसके लिए आजकल तो हम लोग ईवीएम मशीन का भी इस्तेमाल करते हैं। शायद आपने ईवीएम मशीन के बारे में जरूर सुना होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग व्यय की सीमा तय करता है, जिसका राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा पालन भी किया जाता है। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं कि आप पैसों से वोट खरीद लो। निर्वाचन आयोग ने बाकायदा लोकतंत्र में दलों को बोला है कि आप इतनी चीज से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते। अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो तो 40 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, मैं वर्तमान बता रहा हूँ। और अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो तो वहाँ पर 80 लाख के आसपास कर दिया है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा खर्च किया तो आपके ऊपर जो है वो मतलब नियमों का उल्लंघन करने का वो प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी। हो सकता है आपकी चुनाव की जो नामांकन है वो रद्द कर दिया जाए। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस और चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। चुनाव की घोषणा के समय ही सब कुछ हो जाता है। हर एक एरिया में पुलिसमैन तैनात होते हैं, सीआरपीएफ के जवान आते हैं, सीआईएसएफ के जवान उसमें होते हैं। तो पुलिस की सहायता से, आर्मी की सहायता से चुनाव होते, ताकि कोई चुनावी धांधलियाँ ना हो, बूथ कैप्चरिंग ना हो। तो पूरा निष्पक्ष चुनाव का जो जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग की है। किसी भी प्रकार के चुनाव विवादों में चुनाव आयोग तथा उच्चतम न्यायालय की भूमिका सर्वोपरि है। तो किसी भी प्रकार के चुनाव विवाद भी अगर होते हैं, किसी का इनकम डिक्लेरेशन का विवाद हो गया, कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति का है, जो भी विवाद अगर है लगता है, तो विवाद का भी जो विवादों में चुनाव आयोग तथा उच्चतम न्यायालय की भूमिका सर्वोपरि है। तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, दूसरी चुनाव याचिका डालनी है हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो हमारी जो न्यायपालिका है इनसे संबंधित जो है विवादों को भी सुलझाती है, ताकि वही व्यक्ति देश की सत्ता हासिल करे जिसे लोगों ने वाकई चुना है। तो दोस्तों, हमारी नागरिक शास्त्र का पहले ही चैप्टर का पहला ही टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। लोकतंत्र आखिर क्या है, हमारा लोकतंत्र चैप्टर है, उसका पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का टॉपिक बड़ा ही अच्छे से समझ में आया होगा। और नागरिक शास्त्र के सभी वीडियो देखने के लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर, जहां पर आपको मिलने वाले सारे के सारे वीडियो कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपके कोर्स से संबंधित लेकर के आई है किताबें, बुक्स और ई बुक्स का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको आसानी से प्रोवाइड की जाएगी। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, फॉर्म भरेंगे, इन्फॉर्मेशन डालेंगे, हमारी टीम आपको जल्द ही कांटेक्ट कर लेगी और आपके कोर्स से संबंधित किताबें जल्द ही आपके दरवाजे पर होगी। तो बहुत ही आसानी से आप मैग्नेट ब्रेन्स की किताबों को मंगा सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स बहुत सारे कोर्सेस लेकर के आया है, जैसे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, जहां हम लोग किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक की पूरी पढ़ाई फ्री करवाते हैं। एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम भी हम लोग क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक एनसीईआरटी पूरा फ्री करवाते हैं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बैंकिंग, जेब और केप जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बिल्कुल फ्री आप कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।